गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमेशा की तरह मैं आपके लिए पहला पाठ कक्षा 12 वाणिज्य के लिए, जैसा कि आप जानते हो, माय नेम इज रविचंद्र कुमार, लेक्चरर कॉमर्स। आप पिछले कुछ लेसनों में देख रहे हो कि हमारा पहला जो लेसन है, नाम के अनुरूप हम एक एक बिंदु को लेते हुए चल रहे हैं। पहला बिंदु हमने पढ़ा है परिचय, यानी उसमें हमने परिभाषाएं ये सब कुछ पढ़ी है। दूसरा पॉइंट हमने महत्व, पर महत्व से पहले इसमें विशेषताएं और उसके उद्देश्य भी हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। आज हम पॉइंट ले रहे हैं प्रकृति, यानी प्रबंध की प्रकृति कैसी है। प्रकृति का मतलब है स्वभाव, उसका स्वभाव क्या है, उसके अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके आधार पर वो सारे काम कर पाती है। स्वभाव के बारे में हम आज पढ़ेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि प्रबंध की प्रकृति को हम जब अध्ययन करेंगे तो 4 रूपों में बांटकर उसको आसानी से समझ सकेंगे। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है प्रबंध बहुविद्या के रूप में। विद्या शब्द आया है, बी जैसे धनुष वाला, आ की मात्रा विद्या, यानी विद्या का मतलब होता है प्रत्येक विषय अपने आप में एक विद्या कहलाता है। जैसे वाणिज्य, जैसे विज्ञान, जैसे इतिहास, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, नीति शास्त्र, ये जितने भी है ये सब अपने आप में एक विद्या है। जैसे विद्या की परिभाषा मैंने आपको बताई है, ज्ञान की प्रत्येक स्वतंत्र शाखा को विद्या कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर मैंने बताया है आपको, जैसे विधा कहा जाता है। ज्ञान की प्रत्येक स्वतंत्र शाखा, ज्ञान जैसे आप ज्ञान ले रहे हो, वाणिज्य वाले हो, तो वाणिज्य एक अलग शाखा है, तो ये विधा कहलाएगी। तो प्रबंध बहुविद्या के रूप में, यानी प्रबंध जो है सिर्फ एक विषय पे आधारित नहीं है। बहु का मतलब है बहुत सारे, इसके अंदर बहुत सारे सब विषय शामिल है। जैसे कि आप देखो यहाँ पर प्रबंध में, अर्थशास्त्र में प्रबंध में निर्णय प्रक्रिया, यानी डिसीजन कैसे लिया जाता है, वो कौन सिखाता है? अर्थशास्त्र। फिर संसाधनों का आवंटन, आवंटन का तात्पर्य है बांटना, कैसे कैसे साधनों को किधर किधर बांटा जाएगा, उसको बोलते हैं आवंटन। ये कौन सिखाता है? अर्थशास्त्र। ऐसे ही संसाधनों के समुचित उपयोग, यानी कौन से साधन को कितनी मात्रा में किस समय किस व्यक्ति के द्वारा काम करवाना है, उसको बोलते हैं समुचित उपयोग। तो वो कैसे करना है, ये सब बातें कौन सिखाता है? अर्थशास्त्र सिखाता है। यानी अर्थशास्त्र से ये बिंदु प्रबंध में लिया गया है। साथ में राजनीति शास्त्र ने संगठन संरचना, यानी संगठन में हम किन व्यक्ति को शामिल करें, किस जगह पर हमारे संस्था को स्थापित करें, फिर किस तरीके से हम वस्तुओं को इकट्ठा करें, सब सामूहिक रूप से संगठन कहलाते हैं। तो हम संगठन की संरचना कैसे करें, संगठन में कौन से सिद्धांतों को अपनाएं, नौकरशाही कौन सी अपनाई जाए, ये सब बातें कौन से शास्त्र चली जाती है? राजनीति शास्त्र से। ऐसे ही जीव विज्ञान एवं मनोविज्ञान ने व्यक्ति के व्यवहार को, प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति में अलग अलग गुण होते हैं, हर व्यक्ति हर चीज को अलग अपने रूप से स्वीकार करता है। तो कौन कैसे व्यक्तियों के व्यवहारों को हमको उनको समझना है कि इस क्षेत्र में, इस बाजार में, प्रत्येक बाजार के अंदर अलग अलग प्रकार की वस्तुएं भेजी जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर व्यक्ति की समझ पहले से ही देख ली जाती है कि ये यहाँ इतनी कमाई वाले लोग यहाँ रहते हैं, इस सोच वाले लोग यहाँ रहते हैं, तो यहाँ पर इस तरह की वस्तुएं बिक जाएगी। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर हम अगर बिल्कुल छोटे कपड़े बेचने जाएं तो हम नहीं बेच सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस तरह की समझने वाले लोग नहीं रहते हैं। लेकिन मुंबई, दिल्ली के अंदर अगर आप जाओगे तो वहाँ आप बिल्कुल छोटे कपड़े बेच सकते हो, बहुत महंगे रूप में बेच सकते हो। तो ये क्या है? ये चीज समझने के लिए जीव विज्ञान और मनोविज्ञान ने हमें सिद्धांत दिए हैं। साथ में ही इन व्यक्तियों के व्यवहारों को किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है, इनको बाजार के अंदर जाकर हमें संस्था वाले किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, ये ज्ञान देता है जीव विज्ञान और मनोविज्ञान। समाजशास्त्र ने व्यक्तियों के समूह की अवधारणा एवं उनकी कार्य प्रणाली के सिद्धांतों को समझने में सहायता की है। व्यक्ति समूह का मतलब हो गया पूरा समाज, यानी पूरे समाज के लोगों की क्या धारणा है, वो चीजें समझने में सहायता कौन करता है? समाजशास्त्र। साथ में मानव शास्त्र ने
नैतिक मूल्यों व व्यवसायिक नैतिकता से संबंधित सिद्धांत हमको प्रदान किए हैं। नैतिक मूल्य क्या होते हैं? किस तरीके से हमें सामने वाले का बुरा नहीं करना है बल्कि अच्छा करके उसको फायदा पहुंचा के, और साथ में ही किस तरीके से हमें सामने वाले के साथ बोलना चाहिए, रहना चाहिए, वो होता है नैतिक मूल्य। किसी के साथ सभ्यता के साथ रहना, कोई आ जाए तो उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करना, ये सब हमारे नैतिक मूल्य कहलाते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि प्रबंध बहुविद्या के रूप में हमें इस तरीके से ये सारी बातें सिखाता है। अब क्वेश्चन कैसे बन के आ सकता है? बड़ा क्वेश्चन नहीं पता आपको क्वेश्चन बन के आएगा, प्रबंध की प्रकृति को सविस्तार समझाइए। तो आपको इन चारों पॉइंटों को पहले लिखना है और इन पॉइंटों को फिर इस तरीके से वर्णन करके बताना है। पर अगर यही क्वेश्चन 4 नंबर का या 2 नंबर का आ जाए तो कैसे आएगा? ऐसे आएगा, प्रबंध बहुविद्या के रूप में स्पष्ट कीजिए, या प्रबंध बहुविद्या के रूप में है, कोई 2 बिंदु समझाइए तो 2 नंबर का हो जाएगा, कोई 4 बिंदु समझाइए तो 4 नंबर का हो जाएगा। और अगर सीधा लिखा हुआ जाए प्रबंध बहुविद्या के रूप में है, स्पष्ट कीजिए, तो आगे नंबर लिखे रहते हैं। जब भी पेपर आता है 2 नंबर का है, 4 नंबर का है, तो उस आधार पर हम 2 पॉइंट या 4 पॉइंट का वर्णन करेंगे। ऐसे ही दूसरा पॉइंट है प्रबंध विज्ञान एवं कला के रूप में। समय परिवर्तनशील है। आज के लगभग 30 साल पहले समाज के अंदर सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय को कला के रूप में जाना जाता था। उस समय वस्तुएं प्रधान होती थी, ग्राहक गौण माने जाते थे। ऐसा माना जाता था कि जो वस्तु मार्केट में आ गई वो अपने आप बिक जाएगी, उसके लिए कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है। लेकिन समय परिवर्तनशील होता है, समय बदलता गया, और समय बदलने के साथ साथ आज के आधुनिक युग के अंदर ग्राहक प्रधान माना जाता है। ग्राहक को जो चीज पसंद आती है वह उसी को खरीदता है। इसके पीछे कारण है कि पहले वस्तुएं कम निर्मित होती थी और अब धीरे धीरे व्यवसाय के अंदर इतना ज्यादा प्रतिस्पर्धा आ गई है कि हम जब खरीदने जाते हैं मार्केट में एक वस्तु, तो हमें उस एक वस्तु की जो वस्तु मिलती है वो 10 प्रकार की मिलती है। हमें चयन करने के लिए ग्राहक के पास बहुत सारे साधन वस्तुएं उपलब्ध रहती है। इसलिए समय के अनुसार जब सबसे पहले कला के रूप में अपनाया जाने लग गया, लेकिन अब उसको विज्ञान के रूप में भी अपनाया जाने लग गया है। विज्ञान के रूप में क्यों अपनाया जाने लग गया है? क्योंकि प्रबंध के अंदर विज्ञान जैसी शुद्ध रूप से पूरा विज्ञान नहीं है, क्योंकि जैसा विज्ञान होता है सेम टू सेम हूबहू उसके सारे नियम कायदे वहां नहीं अपनाए जाते। लेकिन विज्ञान से बहुत सारी बातें प्रबंध में काम में ली जाती है, इसलिए प्रबंध को विज्ञान माना जाता है। और कला तो शुरू से ही माना जा रहा था। कला का मतलब क्या होता है, विज्ञान के रूप का मतलब क्या होता है, और इसको इस तरह से सीखो। प्रबंध विज्ञान के रूप में क्यों है? क्योंकि विज्ञान का मतलब क्या होता है, किसी ज्ञान का एक क्रमबद्ध अध्ययन है जो कारण और परिणाम से संबंध स्थापित करता है। विज्ञान के अंदर बॉल ऊपर जाती है तो वो नीचे ही आएगी और ऊपर अपने आप नहीं जाती है। ये क्या है? एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत को पहले उदाहरण द्वारा समझाया गया है, फिर इसके कारण और परिणाम दोनों आपस में बताए गए हैं, इनका संबंध स्थापित किया गया है। कारण बताया गया है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इसलिए बॉल नीचे ही आती है, वापस ऊपर नहीं जाती है। इसलिए विज्ञान में क्या बताया गया है कि ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन है जिसमें कारण और परिणाम का आपस में संबंध स्थापित किया जाता है। और विज्ञान के सिद्धांत यूं हवा में नहीं फेंके जाते, उनमें प्रयोग किए जाते हैं, तो प्रयोगों पर आधारित होते हैं। और वो प्रयोगों पर आधारित होने के कारण सार्वभौमिक रूप से, यानी सब जगह, ऐसा नहीं सिर्फ भारत में, वो विश्व में किसी भी कोने में जाओ यही नियम होगा। बॉल ऊपर फेंकी जाती है तो वो हमेशा नीचे ही आती है, तो सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं। इसे विज्ञान कहा जाता है। ऐसे ही कला किसे कहते हैं? कला व्यवहार व अभ्यास पर आधारित का प्रयोग कुशलतापूर्वक करके इच्छित परिणामों को प्राप्त किया जाता है। यानी आप में कैसी कला है, कैसा व्यवहार सामने वाले के साथ करते हो, फिर आप कितनी खुद कोशिश करते हो उस काम को प्राप्त करने की, इन दोनों के माध्यम से आप जब कोई अपना खुद की जो चाहते हो वो परिणाम प्राप्त करते हो, उसे हम कला कहते हैं। इस तरीके से आप प्रबंध में जब देखते हो तो प्रबंध में विज्ञान के भी बिंदु शामिल है और कला के भी बिंदु शामिल है। जैसा कि हम यहाँ देखते हैं कि प्रबंध विज्ञान के रूप में
कौन कौन से गुण अपनाता है और प्रबंध कला के रूप में कौन कौन से गुण शामिल करता है। जब हमें पता लगेगा कि दोनों के ही गुण शामिल है तो हमें साफ साफ समझ में आ जाएगा कि प्रबंध विज्ञान एवं कला दोनों हैं, क्योंकि इसके अंदर दोनों के ही गुण सम्मिलित होते हैं। हम देखते हैं देखो इस प्रकार कि प्रबंध विज्ञान के रूप में क्या है, क्योंकि इसके अंदर ज्ञान के आधार पर दक्षता प्राप्त होती है। प्रबंध यानी मैनेजमेंट का आधुनिक युग में कोर्स किया जाने लग गया है, यानी इसके अंदर ज्ञान के आधार पर भी हमें हमारी क्वालिटी निखार सकते हैं। साथ में प्रबंध कला के रूप में क्यों है, क्योंकि प्रबंध में अभ्यास के आधार पर दक्षता मिलती है, यानी सिर्फ पढ़ने से मात्र से फायदा नहीं मिलेगा, उस पढ़ने के बाद में उसका हम कितना अभ्यास हमारे व्यक्तिगत जीवन में उतारते हैं, उसके आधार पर फिर हमारे अंदर गुण आएगा। तो दोनों चीजें, पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर उस पढ़ाई को हमारे जीवन में उतारना पड़ेगा अभ्यास के आधार पर। इसलिए प्रबंध दक्षता के आधार पर ज्ञान भी जरूरी है और अभ्यास भी जरूरी है, यानी कला भी जरूरी है और विज्ञान भी जरूरी है। अगर इस पॉइंट से समझ में नहीं आता है कि विज्ञान कला विज्ञान दोनों है, तो हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। प्रबंध में सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है, यानी प्रबंध में भी सिद्धांत अपनाए जाते हैं। सभी जगह सभी व्यवसाय में कौन से प्रबंध के सिद्धांत अपनाए जा रहे हैं, वही सिद्धांत सभी प्रबंध में मैनेजमेंट में किए जाते हैं। ऐसे सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, उपयोग कला के आधार पर करेंगे और सिद्धांत अपनाएंगे विज्ञान के आधार पर, इसलिए विज्ञान और कला दोनों है। साथ में है तीसरे पॉइंट के आधार पर समझ लो, समस्याओं को परिभाषित करता है। पहले समस्या पता नहीं चलेगी, समस्याओं को हमको जब पता ही नहीं चलेगा तो हम समाधान किसका करेंगे। इसलिए विज्ञान के आधार पर हम पता लगाते हैं कि समस्याएं कौन सी है, तो समस्या को परिभाषित विज्ञान करता है और फिर उन समस्याओं की व्याख्या करके समाधान कला के आधार पर किया जाता है। इस तरह से प्रबंध विज्ञान और कला दोनों है। साथ में वैज्ञानिक प्रतिरूप को हम मॉडल्स कहते हैं, के आधार पर निर्णय लेते हैं और साथ में ही अंतर्ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर निर्णय लेते हैं कला में। तो प्रबंध में दोनों ही चीजें अपनाई जाती है। प्रबंध में भी पहले मॉडल बनाकर मॉडल के आधार पर निर्णय लेते हैं और फिर उस मॉडल को बनाकर उसका समाधान कैसे करना है वो अपने अंतर्ज्ञान, यानी जो भी प्रबंधक होते हैं उनके पास जो ज्ञान है, जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर फिर वो निर्णय लेते हैं। इस प्रकार से हम सिर्फ आज प्रकृति में प्रबंध की प्रकृति में 2 बिंदुओं को स्पष्ट कर रहे हैं। साथ में 2 बिंदु हम अगले जो आपका वीडियो होगा उसमें देखना, आप अच्छे से समझना। अभी भी इनमें से बहुत सारी बातें मैंने आपको समझा दी है, फिर भी कोई बात नहीं समझ में आती तो आप कमेंट डालकर मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।